नमस्कार दोस्तों, बख्शी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके ज़िले और शहर, और वो भी बड़े शानदार ट्रिकों के साथ, ताकि आपको कभी भी ना भूल पाएँ। और ये ट्रिक्स इतनी शानदार हैं, आपने कभी ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। तो आइए हम पहले चर्चा करते हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का। पहली है सुमेरियन सभ्यता। इसका कार्यकाल है 4000 ईसा पूर्व से 2334 ईसा पूर्व यानी BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। और दूसरी सभ्यता है बेबीलोनिया की सभ्यता, 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। असीरिया की सभ्यता का कार्यकाल है 1300 ईसा पूर्व से 612 ईस्वी पूर्व यानी BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। और मेसोपोटामिया की सभ्यता का कार्यकाल है 3000 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। और सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक यानी BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। और मिस्र की सभ्यता का कार्यकाल है 3150 ईसा पूर्व से लेकर 31 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। और चीन की सभ्यता का कार्यकाल है 5000 ईसा पूर्व से लेकर अब तक चला आ रहा है। तो चीन, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का आपको कार्यकाल बताए गए हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ध्यान केंद्रित करेंगे अपना पांचवी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर, जिसका हमने जिक्र करना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर चर्चा करेंगे। और ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये 3 देशों में इसके अवशेष फैले हुए हैं। और किस क्षेत्र में कितने अवशेष मिले हैं, कितने स्थल प्राप्त हुए हैं, उसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में आपको करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नक्शा कौन सा है, जहाँ एक चॉकलेट कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ इसके हरे रंग के क्षेत्र हैं, वो अफ़गानिस्तान और भारत के हैं। और चॉकलेट कलर वाला सिंधु घाटी सभ्यता है। अब देखिए, अफ़गानिस्तान में मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल, पाकिस्तान में मिले हैं 475 स्थल और भारत में मिले हैं 925 स्थल। और ये अवशेषों की जो स्थलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि नए नए क्षेत्र खोजे जा रहे हैं, नई खोजें जारी हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना था, 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर। तो ये नक्शा मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब ये उसका विस्तार उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में दिखाया। अब भारत के जिन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो हैं 6 राज्य। और पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा। और हम हरियाणा के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे अपना, क्योंकि हरियाणा का ही हमने विशेष चर्चा करनी है। और 5वां राज्य है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 6वां राज्य है गुजरात। और बाईं तरफ आपके भारत का जो और पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, उसमें दिखाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वे स्थल जहाँ पर ये फैली हुई है। और चौथा जो हरियाणा आप देख रहे हो, इसी की चर्चा हम करने लगे हैं। तो हरियाणा के प्रमुख स्थल जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो हैं 11 स्थल। और इनके ज़िलों के साथ याद करने के लिए हम आपको बड़ी शानदार ट्रिकें आगे देने वाले हैं। पहले देख लीजिए इनके ज़िले कौन कौन से हैं। पहला तो राखीगढ़ी है, इसका ज़िला है हिसार। दूसरा है मीताथल, इसका ज़िला है भिवानी। बनावली क्षेत्र जो है फतेहाबाद ज़िले में है। और फिर भिलडाना फतेहाबाद ज़िले में। और बालू है स्थल कैथल ज़िले में। और मदीना जो क्षेत्र है ये रोहतक ज़िले में है। और भगवानपुर कुरुक्षेत्र ज़िले में। और कुणाल क्षेत्र जो है फतेहाबाद में। और गिरावड़ क्षेत्र है रोहतक ज़िले में। और दौलतपुर जो स्थल है वो कुरुक्षेत्र ज़िले में है। और 11वां है फरमाना खास, और ये है रोहतक ज़िले में। अब इन सभी स्थलों को इन ज़िलों के साथ जोड़ने के लिए बड़ी शानदार ट्रिकों का हम प्रयोग करेंगे। सबके लिए ट्रिकें आपको दिखाएंगे
और वो ट्रिकें इतनी शानदार होंगी कि बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगी और कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। और ये गारंटी है मेरी, ये ट्रिकें आपको जितनी मैं दूंगा इस वीडियो में उतनी आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाली। सबसे पहले तो देखते हैं राखी गढ़ी। ये ज़िला हिसार में स्थित है और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये बगल में हरियाणा का नक्शा है जिसमें हरे रंग से हिसार दिखाया गया है और राखी गढ़ी की लोकेशन लाल रंग के तीर से यहाँ दिखाई गई है। और राखी गढ़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और तथ्य आगे आपको मैं और दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि राखी गढ़ी हरियाणा में और भारत में पाया गया सबसे बड़ा क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब कब्रिस्तान में एक मिला है राखी गढ़ी में, तो इसकी ट्रिक क्या है कि राखी गढ़ी को हमने दो भागों में बांट दिया, राखी गाड़ी गई। देखिए राखी का अर्थ है मृतक शरीर। जब मृत शव का हम संस्कार करते हैं तो अंतिम क्या मिलता है हमको, अस्थियाँ और राख, या दफनाने से क्या मिलता है, नरकंकाल। तो राखी शब्द यहाँ मृतक शरीर के लिए प्रयोग होगा और गाड़ी गई का मतलब है दफनाई गई। तो जहाँ पर शवों को दफनाया गया, ये काम कहाँ होता है, कब्रिस्तान में। इसलिए राखी गढ़ी का अर्थ यही है कि जहाँ शवों को दफनाया गया। तो वो क्षेत्र कौन सा हो सकता है, कब्रिस्तान। अब ये देखिए एक कब्र में एक महिला और पुरुष का नरकंकाल मिला है। इसे खोजकर्ताओं ने नाम दिया है दंपति युग्म या प्रेमी युग्म। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि महिला और पुरुष के कंकाल की पहचान कैसी होती है। महिलाओं का जो पेल्विक गर्डल होता है या कूल्हे की हड्डी वो पुरुषों की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है, इसलिए इसमें लिंग की पहचान हो जाती है नरकंकालों से। देखिए आगे जिक्र आ रहा है कि कार्बन डेटिंग क्या है और इसकी सहायता से आयु का निर्धारण कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एक कार्बन होता है C12, वो सामान्य कार्बन है, लेकिन एक कार्बन का समस्थानिक है C14। ये रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी है और ये आधे समय के बाद यानी 5730 वर्षों के बाद अपने द्रव्यमान का आधा रह जाता है। मान लीजिए इस समय 10 ग्राम है तो 5730 सालों बाद 5 ग्राम रह जाएगा और उसके 5730 वर्षों के बाद 2.5 ग्राम रह जाएगा। इस प्रकार से पाए गए अवशेष की गणना करके इसकी आयु का पता लग जाता है। और दूसरी चीज़ मिली हमें अन्नागार, अनाज रखने का भंडार गृह, और साथ ही हमें मिले गेहूँ चावल और जौ के साक्ष्य। और राखी गढ़ी से हमको ये भी मिली हैं मिट्टी को पकाकर बनाई गई मोहरें और कांस्य की बनी हुई मोहरें मिली हैं जिन पर गाय, बैल, बकरी, गधा, भेड़, भैंस आदि के चित्र अंकित हैं और उपरोक्त पशुओं को यहाँ पर पाला भी जाता था। और इसके अलावा इन्होंने इनके चित्र अपने बर्तनों पर भी बनाए हैं, मोहरों पर भी बनाए हैं और गुफाओं के ऊपर भी बनाए हैं। लेकिन लोथल गुजरात को छोड़कर किसी भी स्थल से घोड़े का चित्र या घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, सिर्फ लोथल में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि यहाँ के निवासियों को घोड़े के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इसके अलावा यहाँ के लोगों को लोहे का भी कोई ज्ञान नहीं था, कोई भी औजार लोहे का नहीं मिला है। और ये राखी गढ़ी से आपको जो विभिन्न मोहरें प्राप्त हुई हैं उनका चित्र दिखा रहा है। और ये यहाँ से एक पशुपति की मोहर भी प्राप्त हुई है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। अब राखी गढ़ी भारत में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र था। ये दृश्यदंती नदी के तट पर बसा था और इसकी खुदाई का श्रेय है डॉक्टर अमरिंदर नाथ को। ठीक है। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी भूत प्रेत, जादू टोना और धार्मिक कार्यों में विश्वास रखते थे, क्योंकि कई स्थानों पर ताबीज आदि प्राप्त हुए हैं जो शिवलिंग के नीचे दबाए गए थे। ऐसे सबूत मिले हैं कि ये लिंग की पूजा करते थे, अर्थात शिवलिंग को मानते थे, ये भगवान शिव के भक्त थे। इसी तरह माती देवी की मूर्ति भी मिली है, इसका अर्थ ये माता को भी मानते हैं, देवी को भी पूजा करते थे ये। और ये आप जो चित्र देख रहे हो स्क्रीन पे, ये अवशेष हमें राखी गढ़ी से मिले हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। इसके अलावा यहाँ से किसी भी प्रकार के हथियार या अस्त्र शस्त्र का प्राप्त न होना सिद्ध करता है कि ये युद्ध आदि नहीं लड़ते थे और शांति प्रिय प्रकृति के लोग थे। यहाँ के निवासी अपनी समकालीन अन्य सभ्यताओं की तुलना में काफ़ी सभ्य और समृद्ध थे और इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्यों? कृषि क्यों नहीं, कृषि थी लेकिन मुख्य व्यापार था, क्योंकि नगरों में रहते थे ये, तो नगरों में रह के कृषि नहीं की जा सकती ज़्यादा। अब अगला स्थल आया मीता थल।
और इस जिला है भिवानी। अब इसकी ट्रिक देखिए, मैंने मीता थल को दो भागों में बांट दिया, मीता और थल, और भिवानी को भी दो भागों में बांटा, भी और वानी। मीता का बन गया मीठा, और मीठे का लिंग चेंज करके हमने बना दिया मीठी, और थल का अर्थ है थल, वाणी का बना दिया वाणी। अब देखिए, जो मीठी वाणी बोलेगा वो पूरे थल पे राज करेगा, यानी कि मीठी वाणी बोलने वाला सबके दिलों को जीत जाएगा, जीत लेगा और सबके दिलों में छा जाएगा। बस आसान हो गया काम, मीठी वाणी बोलिए बस, और बन गया। अब इसकी खुदाई डॉक्टर सूरजमल ने 1966 में करवाई। यहाँ पर चौपड़ के आकार के नमूने प्राप्त हुए हैं, और चौपड़ का आकार मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर एक तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। देखिए, पहले तो बीच में चौपड़ की आकृति इस तरह की होती है, और तांबे की कुल्हाड़ी दाएं हाथ में देख लीजिए मिली है, और इधर कुछ औजार मिले हैं, पत्थर की मोहरें वगैरह मिली हैं मिट्टी की। अगला स्थल आ रहा है बनावली, ये जिला है फतेहाबाद। अब इसकी ट्रिक देखिए, बनावली यानी बनावली के हमने दो भाग किए, बनावली, बना मतलब बन गया, वली मैंने बली, बली अर्थात बलशाली, बलवान, और फतेहा का मतलब फतेह के बाद, बाद में, अर्थात जीतने के बाद वो और ताकतवर हो गया, और शक्तिशाली हो गया। कौन? राजा या कोई खिलाड़ी और शक्तिशाली बन गया जीतने के बाद। तो बना वली यानी ताकतवर बन गया फतेह के बाद, जीतने के बाद। और ये बड़े आराम से ये ट्रिक आपको याद हो गई कि बना वली फतेहाबाद है। क्यों? फतेह का मतलब है जीत। और वैसे आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था फतेह खान, उसके नाम पर इस शहर का नाम फतेहाबाद रखा गया है। तो अब आपको बनावली की ट्रिक याद हो गई है कि बनावली फतेहाबाद में, और इसकी खोज की थी रविंदर सिंह बिष्ट ने 1973 से 1977 के बीच में, जिनका चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बनावली के बारे में कुछ और वर्णन देखिए। ये क्षेत्र सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ एक हल प्राप्त हुआ, और जौ के साक्ष्य भी मिले। बनावली में पाए गए नगरों के अवशेषों से ज्ञात हुआ कि ये शतरंज के आकार के थे, और जुते हुए खेत में के साक्ष्य तथा बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। एक गुफा में एक विचित्र पशु का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसका धड़ सिंह की तरह तथा सींग बैल की तरह है, और अग्निवेदी के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से मातृ देवी की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो ये सभी चित्र आपको अगली स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अब देखिए, पहला चित्र आपको जो सफ़ेद रंग का तीर ब्लिंक कर रहा है वो दिखा रहा है मातृ देवी की मूर्ति, और दूसरा चित्र दिखा रहा है ये ब्लिंक करता हुआ एरो। दूसरा चित्र है ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं कुछ अवशेषों के रूप में खुदाई से। और तीसरा चित्र जो ब्लिंक कर रहा है इस समय जहाँ एरो, ये एक खिलौना है बैलगाड़ी, मिट्टी के बनी पकाकर, मिट्टी को पकाकर बनाई गई एक खिलौना बैलगाड़ी है। और चौथा जो ब्लिंक कर रहा है तीर, ये दिखा रहा है जुते हुए खेत और बैलगाड़ी के पहियों के निशान। अब अगला स्थल आ रहा है भिरडाना, और ज़िला है फतेहाबाद। देखिए, भिरडाना का मैंने बना दिया भिड़ जाना। भिड़ का मतलब भिड़, भिड़ना, और डाना का मतलब जाना, अर्थात लड़ जाना, आपस में लड़ पड़ना। और फतेह का मतलब, फतेहा का मतलब फतेह, और बाद मतलब बाद में। देखिए, लड़ने के लिए सेनाएं या खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं। जैसे कुश्ती होती है तो पहलवान भिड़ जाते हैं आपस में, या सेनाएं युद्ध में आपस में भिड़ जाती हैं। और भिड़ने के बाद क्या होती है? फिर जीत होती है, तो ताकतवर होता है उसकी जीत हो जाती है। तो भिड़ डाना फतेहाबाद, यानी कि पहले भिड़ जाते हैं, पहले लड़ पड़ते हैं, और बाद में फिर ताकतवर की जीत होती है, फतेह होती है। अब भिड़ डाना का जोड़ेंगे हम फतेहाबाद से ऐसे संबंध, और बड़े आसान से याद। अब देखिए, भिरडाना की खोज की थी SR राव ने 2003-2004 में, और ये क्षेत्र सरस्वती नदी के तट पर स्थित था।
और SR राव का चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भिड़ाना की खोज किसने की? SR राव ने 2003-2004 में। अगला स्थल आ रहा है बालू, और यह है जिला कैथल। अब देखिए, पहले तो ट्रिक ये है कि बालू का अंतिम अक्षर ल और कैथल का भी अंतिम अक्षर ल मेल खा गए। उधर इसके खोजकर्ता 1977 में डॉक्टर सूरजमल और डॉक्टर जिनले। देखिए, बालू का अंतिम अक्षर ल, कैथल का अंतिम अक्षर ल, सूरजमल का अंतिम अक्षर ल और जिनले का भी अंतिम अक्षर ल। सबके अंतिम अक्षर ल आ रहे हैं, यानी कि बालू को जोड़ा कैथल से और डॉक्टर सूरजमल से और डॉक्टर जिनले से। ये इसके दो खोजकर्ता हो गए, और बालू कैथल जिले में। एक और बात आपको बता दूं, कैथल जिला काफ़ी शुष्क क्षेत्र है और यहाँ हवा चलती है तो रेत उड़ती है, बालू उड़ती है। जहाँ वनस्पति कम है कैथल में, और अधिकतर भूमि पे बालू है, रेत है और जो उड़ती है। इसलिए हमने ज़रा याद करने के लिए बना दिया, कैथल शुष्क इलाका है और बालू उड़ती है, और अंतिम अक्षर जो है ल इसके साथ जोड़ देंगे, कैथल के साथ। ठीक है। अगला आ रहा है मदीना। ये महम तहसील में है, जिला रोहतक में। अब देखिए, मदीना की ट्रिक क्या है कि मदीना का पहला अक्षर मैं, और महम का पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही मैं। उधर इसके खोजकर्ता डॉक्टर मनमोहन है। मन का भी पहला अक्षर मैं और मोहन का भी पहला अक्षर मैं। और ये 2007-2008 में डॉक्टर मनमोहन कुमार ने इनको खोजा था। इसलिए मदीना की मैं और महम का मैं अगला पिछला, और मनमोहन के भी दो मैं आपस में मैच कर देंगे। मदीना नामक स्थल महम जिला रोहतक में स्थित है। महम इसकी तहसील है, और इसकी खुदाई डॉक्टर मनमोहन कुमार ने 2007 से 2008 के बीच करवाई थी। इस प्रकार से आपने मदीना को महम के साथ जोड़ा, और महम पड़ता है रोहतक जिले में। अब अगला आ रहा है भगवानपुर, जिला कुरुक्षेत्र। अब इसकी ट्रिक देखिए, 3 ट्रिकें। पहली ट्रिक, कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिसर नामक स्थान पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। दूसरी ट्रिक, कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। कौन बने? भगवान श्री कृष्ण 18 दिन तक युद्ध में रथ चलाते रहे। तीसरी ट्रिक है, कुरुक्षेत्र में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, और इसलिए इसे धर्म नगरी भी कहा जाता है। और धर्म नगरी में किसका वास होगा? भगवान का। यहाँ सुबह शाम पूजा पाठ होता है, सारा दिन पूजा पाठ होता है। तो भगवानपुर का सीधा संबंध कुरुक्षेत्र से जुड़ गया। यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर बसा था। इस स्थान पर कांच तथा तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुईं, और इस स्थल की खुदाई 1975-1976 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा करवाई गई। तो भगवानपुर का संबंध हो गया कुरुक्षेत्र जिले से। और ये रही वहाँ से मिलने वाली तांबे और कांच की चूड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ जो भगवानपुर से मिली हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में है। और आगे चलते हैं कुणाल, जिला फतेहाबाद। देखिए, ये क्षेत्र फतेहाबाद में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इस स्थान पर सोने तथा चांदी के आभूषण प्राप्त हुए। यहाँ खुदाई में 2 शाही मुकुट भी प्राप्त हुए, और इस स्थान पर खुदाई में उल्टे वी के आकार के बाणों के अगले हिस्से पाए गए। इसको कई जगह लिखा गया है बाणाग्र। बाणाग्र मतलब बाण का अगला हिस्सा। इसकी खुदाई का श्रेय जाता है M आचार्य तथा JM खत्री को। इन दोनों को इसका खुदाई का श्रेय जाता है। और आगे देखिए, कुणाल में मिले हुए एक तो ये शाही मुकुट दिख रहे हैं आपको, पहला चित्र, और बाकी के 3 चित्रों में आपको 2 दिख रहा है आभूषण मिल रहे हैं कई तरह के सोने चांदी के। और ये जो लास्ट वाला अंतिम चित्र है नीचे दाएं कोने में, ये है बाणों के अगले से जो यहाँ प्राप्त हुए। अगला आ रहा है गिरावड़। ये रोहतक जिले की महम तहसील में पड़ता है, और इसकी खुदाई का श्रेय है 2006 में वेग दांगी को जाता है। और इस क्षेत्र से मिट्टी के बर्तन पकाने वाली 2 भट्टियाँ मिली हैं। नीचे इनके चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें मिट्टी के बर्तन बनाकर पकाए जाते थे आग जलाकर। तो ये 2 भट्टियाँ मिली हैं मिट्टी के बर्तन पकाने की। ये गिरावड़ से मिली हैं, जो कि रोहतक जिले की महम तहसील में है। अगला आ रहा है दौलतपुर। अब देखिए,
ट्रिक यह है कि दौलतपुर कहाँ मिला? थानेसर में, कुरुक्षेत्र में। अब आप बताइए थानेसर में कौन से 3 राजाओं की राजधानी था? पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये तीनों राजा जो है इसकी राजधानी थी थानेसर। जो शहर 3 राजाओं की राजधानी रह चुका हो वहाँ दौलत की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो यही ट्रिक है। अब ये क्षेत्र थानेसर में पाया गया जो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ये चौटांग नदी के तट पर स्थित है और इसकी खुदाई प्राचीन संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग ने करवाई और इस स्थान पर मिट्टी को पकाकर बनाई गई मोहरें मिली हैं। अब अगली स्लाइड में आप इनकी मोहरें देख लीजिएगा। जो और मोहरें का क्या होता है? दौलत। ये दौलत ये सारी उस जमाने की दौलत है। तो ये सारी मिट्टी की मोहरें जो मिली हैं, हम पका कर मिट्टी की मोहरों को पकाया गया है, तो ये सारी हमें मिली हैं थानेसर कुरुक्षेत्र से। और ये क्षेत्र था दौलतपुर। बड़ी आसानी से दौलतपुर को आपने जोड़ दिया थानेसर के साथ। 3 राजाओं की राजधानी, इसलिए यहाँ दौलत की तो भरमार ही भरमार थी। तीनों राजाओं का खजाना यहाँ दबा पड़ा है। अब अगला आया फरमाना खास, और ये है रोहतक ज़िले की महम तहसील में। देखिए यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है और कब्रिस्तान में नर कंकालों की खोज करते हुए नीचे आपको खोजकर्ता दिख रहे हैं। ये क्षेत्र रोहतक ज़िले की तहसील महम के अंतर्गत आता है। इस स्थान की खुदाई का श्रेय डॉक्टर विवेक दांगी को जाता है और यहाँ पर खुदाई के बाद एक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले और कई नर कंकाल प्राप्त हुए। पहले ये बताइए आपको कब्रिस्तान कहाँ कहाँ मिले? पहला मिला था राखीगढ़ी में और दूसरा मिला फरमाना खास में। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इसी प्रकार की अच्छी वीडियो हमने बहुत सी अपलोड की हुई हैं और निकट भविष्य में भी करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।